व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। अभी कुछ दिन पहले केपी के अंदर बलदियाती इलेक्शन हुआ और उसका रिजल्ट जो है ऑब्वियसली हुकूमत के लिए उतना अच्छा इसलिए भी नहीं था क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट 2/3 मेजोरिटी उसने ली है। यहाँ से उनका वज़ीर आला है, ये उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिस तरह पंजाब को PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। तो वहाँ पर ये परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर वज़रा ने मुद्दात, एक ने कहा कि तहरीक इंसाफ का तहरीक इंसाफ से मुकाबला था, तो ये भी गवर्नमेंट की गलती है, जमात की गलती है कि अगर वो मैनेज नहीं कर सके टिकट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात की शौकत यूसुफजई साहब ने, उन्होंने कहा महंगाई ने हमें हरा दिया। तो अगर ये पोजीशन केपी के अंदर रही है कि महंगाई ने हरा दिया, तो फिर पंजाब के बलदियाती इलेक्शन, फिर जनरल इलेक्शन, इन पे क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरा नज़रिया ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नेंस पे हज़ार क्रिटिसिज्म कर लें, पुअर गवर्नेंस कह लें, मईशत तबाह होगी कह दें, लेकिन जो चीज़ उनकी USP है वो उनकी ईमानदारी है और उसके बलबूते पे वो अगला इलेक्शन जो है ले उड़ेंगे। ये दो तनाजुर हैं जो फ्यूचर का मंजरनामा हमारे सामने पेश करते हैं। उसमें ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट कोशिशें भी कर रही है, सेहत कार्ड भी लेके आ रही है, राशन कार्ड भी लेके आ रही है, लेकिन अगेन किस हद तक ये लोगों तक मटीरियलाइज होगा, आम आदमी तक, ये एक बहुत अहम सवाल है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मामले खसूसी प्राइम मिनिस्टर बराए सियासी वाबते डॉक्टर शहबाज गिल साहब, फरहान खान साहब मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे, पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपको तो डबल वार्म वेलकम फरहान साहब। और आपके वालिद साहब के साथ तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हमारे रहे, बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। इरशाद भट्टी साहब ऑब्वियसली मेरे फेवरेट ऑल टाइम जर्नलिस्ट है। अगर मैं इजाज़त हो तो भट्टी साहब स्टार्ट कर लूँ। भट्टी साहब, ये जो केपी का रिजल्ट आया अभी 2 दिन पहले और जो पंजाब में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहा है, महंगाई एक्सेप्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के वज़रा, महंगाई का मैकेनिज्म कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह इससे निकाला जाएगा। प्राइम मिनिस्टर की नेक नीति पर मैंने कभी ज़िंदगी में शक नहीं किया, वो वाकई चाहते हैं इस मुल्क का भला हो, लेकिन शायद हाथ नहीं पड़ा, क्या नहीं हो रहा, किस तरह देखते हैं आप मंजरनामे को। पहले केपी की बात कर लें, और वो जो आपने बात की प्राइम मिनिस्टर की ईमानदारी के, अनडाउटेबली ईमानदार आदमी हैं, अनडाउटेबली वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अनडाउटेबली उनके साथ जो टीम है वो नहीं है जिसका उन्होंने वादा दावे नारे मारे थे, और या जो हमारे साथ कहा था कि मैं ऐसी टीम उतारूंगा कि पूरी दुनिया तारीफ़ करेगी। खैर, इस पे तो हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। और यहाँ ये भी ज़रूर हम कहते हैं कि जब 6-7 रिपोर्टें आईं, सारा कुछ हुआ, तो जो इर्द गिर्द बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर साहब के, जो पुराने भी हैं, जिन MQM काफ लीग, जिनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब का स्टांस पुराना हमारे सामने है, इसके अलावा जो रिपोर्टों में आए हैं पिंडोरा लीक्स को अभी नोटिस जारी कर दिए वज़ीर-ए-आज़म के मुआयना कमीशन ने, लेकिन ये सारे जो हैं इनके ख़िलाफ़ जज़ा सज़ा अल्लाह करे वो कर जाएं और हमें और हम बता सकें कि देखें ईमानदार आदमी ने कैसा काम किया। लेकिन आपको होता हुआ भी नजर आ रहा है ये का उस दिन आपको लग रहा है कि सिर्फ ईमानदारी जो है वो PTI को बचाएगी इलेक्शन में? नहीं, अभी बताता हूँ। केपी पे 3-4 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, गो के इस पे बात काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि परवेज़ खटक साहब को जिस दिन, हालांकि वह 2018 में 2/3 अक्सरियत से जितवा चुके थे अपनी तहरीक इंसाफ को, उनको हटाया तो उस दिन ही चीज़ें डामाडोल हो गई थी। और दूसरी बात यह है कि महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत ने बिलाशुबा केपी के लोगों में ये जो दूसरी हारने की वजह थी। तीसरी, वज़ीर आला महमूद ख़ान, जिनको हम साईं उस्मान बुज़दार प्लस कहते हैं, वो उनकी बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट है। और फिर उधर 4-5 धड़े हैं, असद कैसर साहब का अलहदा धड़ा है, आतिफ खान शहराम का अलहदा धड़ा है, शाह फरमान का अलहदा धड़ा है, आज़म खान साहब की ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए वो एक अलहदा है, और वो सारा। फिर उसके अलावा था केपी में आपस में ग्रोह बंदियाँ, जो शिबली फराज साहब ने भी कहा, धड़े बंदियाँ, जिसमें आप नौशहरा की MPA की सीट हार गए थे इसी वजह से धड़े बंदियाँ के साथ। और इसमें भी सूबाई सदर कोई नहीं है, अभी जोनों में तकसीम किया हुआ है, तो इसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर था गलत टिकट्स देना, कुछ बहुत सारे चेहतों को अपनों को, लेकिन अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो आपको लगता नहीं कि ये सब कुछ महंगाई इज द फैक्टर? नहीं, अनडाउटेबली देखें ना, आज जब अभी मैं आपके प्रोग्राम की तरफ आ रहा था तो मुझे एक बंदे ने मैं हॉस्पिटल में, आपको जैसे पता है बेगम मेरी हॉस्पिटल में है, तो मैं निकल रहा था तो मुझे एक बंदे ने दिखाया, एक बिल दिखाया। उसने कहा ये देखिए बिजली का बिल, नवंबर का बिजली का बिल। उसने कहा 475 रुपया मेरा है इस पे बिल है, और 1575 रुपया इस पे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। तो अब बिल मेरा 475 है और मुझे ये आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ये बड़ा मैटर करती हैं, और सारा तो ये अनडाउटेबली महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत।
और फिर केपी के आखिरी 2 बातें, कई जगह पे पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से ही था, कोई शक नहीं है। और फिर उसके बाद आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये इलेक्शन कोर्ट के हुक्म पर हुए और फिर नॉन पार्टी इलेक्शन करवाना चाहते थे, सिराजुल हक उसके खिलाफ अदालत गए और फिर केपी के हुकूमत या जो तहरीक इंसाफ सर, ये आपका पॉइंट आ गया गई। तो जो आखिरी मर्दान, कोहाट और पेशावर में स्पेशली जो डंट लगा है, ये आई ओपनर है इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए। 1 साल उनके पास है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं और अपना जो गढ़ है उसको मजबूत दोबारा करना है। तो वो केपी के पर फोकस करना पॉइंट आ गया। शहबाज गिल साहब, आई ओपनर है आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इरशाद भट्टी साहब की बातें हैं, कुछ बातें इसमें दुरुस्त हैं, कुछ बातें शायद उनका अपना तज्जिया है जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ। मैं पहले 2-3 चीज़ों की तरफ आ जाता हूँ। जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ग्राउंड से पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो हमेशा हर चीज़ से सीखती है। इलेक्शन से आप जीतें तब भी सीखते हैं, हारें तब भी सीखते हैं। जीतने में कई दफ़ा बड़ी थिन मेजॉरिटी से जीतते हैं, आपको अंदाज़ा होता है कि ये जीत जो है बड़ी टेम्परेरी है क्योंकि आपकी मेजॉरिटी बड़ी थिन। 2-3 हमारी हुकूमत के साथ चैलेंजेस है पहले दिन से, जो मेरे ख्याल में हम अपने साथ इंसाफ नहीं कर पाए उस सिनारियो में और अच्छी तरीके से शायद उसे बता नहीं पाए। थोड़ा हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी नहीं मिला कि हम बता पाए। जब से आए, एक के बाद दूसरा चैलेंज आया। सबसे पहली बात तो ये कि हमारी हुकूमत की ना सिंगल मेजॉरिटी वफाक में है, ना पंजाब में है। जब आप कोलिशन गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके पास वो स्पेस नहीं होती रिफॉर्म करने की, वो स्पेस नहीं होती अपना एजेंडा लाने की, दुनिया में कहीं भी, जो आपके पास अपनी मेजॉरिटी के ऊपर होती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो अभी भट्टी साहब ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसको कोई बंदा भी डिनाई करेगा वो पागल होगा कि बिजली के बिलों से आवाम तंग है। आप बिजली के बिलों को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा किया? बिल्कुल गलत बात है। बिजली के बिलों का जो पूरा नुस्खा है वो हमारे आने से पहले PMLN तमाम कॉन्ट्रैक्ट करके गई है। और मैं अभी बता दूं, इन्होंने और ऊपर जाना है बिजली के बिलों ने, ये ट्रैजेक्टरी वो सेट करके गए हैं। बस जस्ट आपको बता दूं, लेकिन ब्लेम आप लेंगे। मैं वही कह रहा हूं, वी आर एट द रॉन्ग स्पॉट एट द रॉन्ग टाइम। मैं इसको इस तरह से ऑफ द हिस्ट्री। अब इन्होंने किया क्या कि जब हम पहले साल आए थे तो तकरीबन 180 बिलियन कैपेसिटी चार्जेस देने थे। ये इनके पहले के एग्रीमेंट है और उन्हीं एग्रीमेंट्स के तहत इस साल में तकरीबन 500 बिलियन के कैपेसिटी है। जिस साल हमारी हुकूमत मुकम्मल होनी 2023 में, उसमें 1400 जो है ना वो $75 बिलियन के कैपेसिटी चार्जेस हैं। ये जैसे भट्टी साहब ने कहा कि 500 का बिल और 1500 का टैक्स, तो जब अभी 500 बिलियन के ऊपर ये है, तो जब 1500 बिलियन का ऐड होना जो ये साइन करके गए हुए हैं, तो आप मुझे बताइए कि उस टाइम क्या होगा। उस टाइम 500 के बिल पे तकरीबन कम से कम 3000-4000 जो है वो टैक्स होगा। हुकूमत बिल्कुल ही अवाम में फारिग हो जाएगी। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। और बहुत सारे उसको कर्टेल करने के और बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखें गैस का, तो अक्सर गैस शॉर्टेज का हमारे यहाँ एक मसला रहता है। हर साल 9% गैस कम हो रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि गैस किसी ने यहाँ से खा ली है या गैस अपने पास रख ली है, नेचुरली कम हो रही है। नेचुरली कम हो रही है और हमारी कंजम्पशन जो है वो बहुत बढ़ रही है। इन्होंने PML ने जाते हुए जो 30 सालों में गैस के जो कनेक्शन नहीं थे वो भी इन्होंने ऑन कर दिए, जहाँ जहाँ पे करने चाहिए थे, जहाँ नहीं करने चाहिए थे। उससे जो मौजूदा सारिफ है उसको वो गैस नहीं मिल रही, इंडस्ट्री को नहीं मिल रही। बाकी बड़े सारे हमने गलत डिसीजन किए हुए हैं। मीन जो इंडस्ट्री है बहुत सारी देने तो थे ना, नहीं दे रहे थे लोगों को। अब देखिए, इंडिया में कोई पाइप्ड गैस नहीं है। ईरान से गैस निकलती, वहाँ कोई पाइप्ड गैस नहीं है, वो उसमें चलते हैं, सिलेंडर पे चलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए हमारे पाकिस्तान में 28% पाइप्ड है। आप एक चीज़ अगर वायबल नहीं है, जब मुशर्रफ ने इनको हुकूमत दी थी तो 140 ग्राम पर कैपिटा भट्टी साहब के लिए गंदम 140 किलो थी साल की, आपके लिए भी मेरे लिए भी। जब ये हमें हुकूमत दी है इन्होंने तो 90 किलो थी। अच्छा, अब ये जो नीचे जा रहा है कि आपकी गंदम इतनी कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है, आपने उस तरह से प्लानिंग नहीं की लॉन्ग रन में, तो आपकी प्राइसेस जो है वो बहुत अप्रिशिएट हो रही हैं। मीन आपके यहाँ इन्फ्लेशन आ रही है, फूड कमोडिटीज़ कम हो रही हैं, आपके जो बिजली के मंसूबे हैं बहुत गलत सेट किए हुए हैं। अब हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत के पास 2 तरीके हैं। सबसे पहले अपना खर्चा कम करें। आप किसी इंडिपेंडेंट बंदे को बिठा के दिखा दें कि क्या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के, कैबिनेट के, वज़रा के, हुकूमत चलाने के, आज हम प्राइमरी सरप्लस में हैं। मीन जो हमारा खर्चा है और जो हमारी आमदन है, ये बहुत देर के बाद हमने अचीव किया कि हमारी आमदन ज़्यादा, हमारा खर्चा कम है। लेकिन जब PMLN की हुकूमत आई थी तो इन्हें साल का
$5 बिलियन वापस देना पड़ता था, $5 बिलियन कर्जा वापस हर साल। जब ये हमें हुकूमत दे के गए तो $11 बिलियन डॉलर का भी तो मसला है ना, जो डॉलर जो बढ़ा है, रुपया डेप्रिशिएट हुआ। मैं तो डॉलर्स में बता रहा हूँ आपको, इसमें डॉलर की बात नहीं है, तो वो तो फिगर उसकी है, डॉलर एप्रिशिएट होगा तो और एप्रिशिएट हो जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा। ये तो मैं बता रहा हूँ, जब हमें हुकूमत मिली, मैं उस दिन की बात आपको लेकिन शहबाज भाई, बात ये है कि जो आप बातें मुझे बता रहे हैं, हो सकता है मुझे 80% समझ भी आ रही हो, लेकिन आम हो सकता है आवाम को 0% भी समझ ना हो कि भाई इनके दौर में गैस थी, आप नहीं है, आप कह रहे हैं चूल्हे बंद कर दें, इनके दौर में पेट्रोल सस्ता था, आवाम को ये बातें समझनी पड़ेंगी कि जब पेट्रोल की पर बैरल की कीमत जो है वो $27 थी, तो तब यहाँ ₹75 पे पेट्रोल बिकता था। अगर हम वो वाली प्राइस रखें जो नून ने रखी थी, तो आज यहाँ ₹325 लीटर होगा तेल, अगर नून ने जो प्राइस रखी थी इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से। तो बात ये कि आवाम को समझना पड़ना है कि बिजली के महंगाई के सौदे हम नहीं करके गए। आवाम को समझना पड़ना है, ये आपने देखा होगा अक्सर औकात टोल टैक्स बढ़ जाता है। जब आप इस्लामाबाद जाते हैं, एक दफ़ा जाते हैं तो वो ₹800 होता है, साल बाद जाते हैं तो वो ₹100 और ऐड हुआ होता है, या 700 होता है, या तो ₹50। अक्सर लोग कहते हैं मुराद सईद ने बढ़ा दिया, वो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है नून की गवर्नमेंट में, हर साल बढ़ना है। जेन्युइनली रिलीफ दे सकते हैं, आपने वहां भी नहीं दिया। अभी आपने पेट्रोल कीमतें घटी, ₹17 कम पे आपको मिला आपने, लेकिन फिर भी सिर्फ ₹5 का रिलीफ दिया आवाम। मैं दोबारा ये IMF की वजह से? नहीं, मैं दोबारा बता, देखिए आपको ये बात समझनी पड़नी है कि मुल्क टैक्स कलेक्शन से चलता है। आपने टैक्स कलेक्शन करनी है तो उसी से मुल्क चलना है। इस टाइम हिंदुस्तान जो है वो जो टैक्स ले रहा है पेट्रोल के ऊपर, या पूरी दुनिया में जो मुल्क ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं कि उन्होंने मुल्क चलाना होता है उससे। हम इस टाइम खित्ते में सबसे सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं, हमने अपनी ड्यूटीज ऑलमोस्ट ज़ीरो की हुई हैं। आपने कहीं से बच्चों की एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सारी चीज़ें कहीं से तो टैक्स से निकालनी है ना। तो अब जब पेट्रोल थोड़ा कम हुआ है तो हमने उसको पास ऑन किया है, लेकिन थोड़ा सा उसमें जैसे 20% जो है उसको टैक्स को भी बम्प किया है ताकि कुछ कलेक्शन हो सके। लेकिन जहां पर हमने पेट्रोल की कीमत रखी है, पूरे रीजन में सबसे सस्ता पेट्रोल पाकिस्तान दे रहा है। मुझे किसी ने हुकूमत में बताया कि जो अगले 3 महीने में हम कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं जिससे ये महंगाई का मसला खत्म हो जाएगा। वो सोल्यूशन अभी आना है? देखिए, उसमें 2 चीज़ें कर रहे हैं हम। एक सबसे पहली चीज़ तो ये कर रहे हैं कि हम जो 13 करोड़ आवाम है उनके लिए वो प्रोग्राम शुरू हो गया। आप घरों में कार्ड आपके आना शुरू हो जाएंगे लोगों के, वो राशन कार्ड जो है जी। 13 करोड़ आवाम जो है, 22 करोड़ में से 13 करोड़ 30% रिलीफ मिलेगा उस पे। उनको 30% बुनियादी चीज़ों के ऊपर जो है वो रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ कोई 1.5 लाख करियाना स्टोर होंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, वो भी आम आदमी होता है, गांव की दुकान। और इसमें मैं वाजे कर दूं, कोई पिक एंड चूज नहीं होगा। जो भी करियाना स्टोर बैंक के साथ जिस बंदे का अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो सकता है, उसको अलग से मुनाफा मिलेगा लोगों को ये इसके ऊपर सर्विसेज देने पे। उसको 5 से 7%। आपको लगता है इतना ओवरवेलम काम है कि लोगों तक सरायत कर जाएगी फायदा? जी इंशाल्लाह, क्योंकि ये डायरेक्ट आप दे रहे हैं ना, डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हैं, उनके हाथ में कार्ड है, पहली बात। दूसरी, हम देख रहे हैं ट्रेजेक्टरी पूरी दुनिया में कोविड की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई। कोविड की वजह से पूरी कहीं पे 40 साल महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ा, कहीं पे 60 साल, कहीं पे 36 साल, कहीं पे 26 साल, पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में। ठीक है। अब कोविड के बाद सप्लाई चेन बहाल हो रही है। जिस कंटेनर का पहले किराया $1000 था उसका $5000 हुआ है। अब कोविड के बाद ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मलाइज होना अब शुरू हुई हैं। ये ओमिक्रॉन आ रहा है, देखते हैं अगर इसको अल्लाह ताला कंट्रोल कर लेता है तो उसके बाद महंगाई ओवरऑल दुनिया में कम होगी, यहां भी कम होगी। मैं सेनेटर अफरान खान साहब के पास जाना चाह रहा हूं। इस हुकूमत के पास एक तो ईमानदारी की यूएसपी, ऑब्वियसली मैसिव करप्शन केसेस कोई नहीं आए, खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर क्लीन चिट है, तो इसको आप किस तरह कन्फ्रंट करेंगे अगले इलेक्शन में? और दूसरा ये कि ये नैरेटिव अगर तहरीक इंसाफ बेच देती है लोगों को कि ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स या आपकी वजह से थे, या कोरोना की वजह से थे, या इंटरनेशनल महंगाई की वजह से थे, तो फिर कितना टफ मुकाबला। और आपके पास क्या, आपकी तो क़यादत भी पाकिस्तान में नहीं है। और शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक तो यही है कि जितने केस उनके बन गए हैं टीटी के, हो सकता है इलेक्शन से पहले वो जेल में हो, तो आपको लीड कौन कर रहा होगा अगेंस्ट इमरान खान? इस बात का बहुत बड़ा इम्कान है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे पाकिस्तान, और वही इलेक्शन से पहले हमें लीड करेंगे। और वैसे अल्टरनेट लीडरशिप हमारे पास बहुत सारी है, मरीम नवाज़ भी हैं, हमजा शहबाज साहब भी हैं, तो हमारा कोई ऐसा लीडरशिप का इशू है नहीं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे? उनके तो केसेस अभी, उनको तो कन्विक्ट हुए हैं और बीमारी की हालत में है बाहर वो। नहीं, इंशाल्लाह ये हालात जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं, आपके सामने ही है अभी जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, और तो वो सारा कुछ जो है हालात जो है वो तब्दील होते जाएंगे। तो जैसे जैसे आप फिर देखेंगे कि मामलात भी, जो झूठे केसेस हमारे खिलाफ बने वो ख़त्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बात की गई कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं, मैं इस बात को तो तस्लीम नहीं करता। जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो हैं उनकी ईमानदारी के ऊपर इमरान खान साहब ने ख़ुद बड़े कसीदे पढ़े हैं, और उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो 50 लाख रुपये महाना जो है वो लिया करते थे।
और ख़ाली ये बात नहीं है, अगर मैं कहूँ या कोई और बात करे तो ज़ाहिर है वो मेरी बात और उसकी बात किसकी बात मानी जाएगी। मैं आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग वो कर देता हूँ रेफ़र, जिसको इमरान खान साहब खुद कोट करते थे। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई 2013 में तो हम 136वें नंबर पे थे। जब 2018 में 140 गई में, तो हम लेकिन वो 170 जहांगीर नंबर तरीन ने पे थे। तरदीद भी कर दी है जैसे वजूद्दीन के तमाम इल्ज़ामात की। मैं वो देखें, ज़ाहिर है जिसने रिश्वत ली वो तो ज़ाहिर है तरदीद ही करेंगे ना, वो तो नहीं कहेंगे कि हमने दी और ली। लेकिन मैं बात इसके ऊपर आना चाह रहा हूँ कि आज वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रैंकिंग है वो 124 नंबर पे है। तो मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि इस हुकूमत में करप्शन सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। फिर मुझे आप एक बात बताएं, वो कैसे ईमानदार हैं कि मालम जब्बा केस है उसके अंदर कुछ नहीं कहा गया, और मतलब कि पेशावर BRT बनाई 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ लाहौर BRT या ये रावलपिंडी वाली BRT जो हमने बनाई है। ये कैसी ईमानदारी है कि चीनी नहीं है इस मुल्क में, आटा नहीं है इस मुल्क में। अभी इन्होंने रेफ़र किया मुशर्रफ साहब को, मुशर्रफ साहब के दौर का जब इख्तिताम था तो आटा नहीं था, चीनी नहीं थी, बिजली नहीं थी और रोज़ाना धमाके हो रहे थे। ये मुशर्रफ साहब की बकियाजात आ गए, दोबारा से हमारे मुल्क पे मुसल्लत हो गए, और आप देख लें आटा नहीं है, चीनी नहीं है, सिक्योरिटी के हालात भी ख़राब हो रहे हैं, और जो है वो बिजली भी नहीं है, और फिर भी ये पिछली हुकूमतों के ऊपर वो डाले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, 4 साल चौथा साल है, कौन सी 5 साल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को जो दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं कि आप पहले 2 साल आप प्लान करते हो, अगले 3 साल आप इम्प्लीमेंटेशन करते हो। ये थोड़ी होता है कि आप पिछले, अगर इसका तो मतलब ये है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। एक और बात इन्होंने की कि जी ऑयल प्राइसेस जो है वो हमारे दौर में, मैंने भी चेक किया है, मई 2018 में क्रूड की प्राइस $77 पर बैरल थी, $77 पर बैरल, और हम जो है वो 87 रुपये का लीटर दे रहे थे जब हमारी हुकूमत गई है। इनका जो है वो इस वक्त 60 के अराउंड है, $60 पर बैरल है, और ये लोग दे रहे हैं 140 रुपये का लीटर। और मुझे बताएं, इन्होंने कहा कि बिजली के जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, वो मैं आपको बड़ा सिंपल इसका हल बता देता हूँ। आप बिजली का कारखाना ही ना लगाएं तो कैपेसिटी पेमेंट ही नहीं होगी। आप गैस ही का कोई वो LNG का आप ना लगाएं, मुल्क में गैस ही नहीं होगी। ये भी एक सलूशन है जो ये PTI वाला है कि ना आटा हो, ना चीनी हो, ना गैस हो, ना बिजली, कुछ भी ना हो मुल्क में, तो ये कोई इस तरह का कैपेसिटी पेमेंट भी नहीं होगी, ना कोई और मसला होगा। भाई बात ये है कि हमने तो इनको नहीं कहा था कि 73% रुपये को डिवैल्यू कर दो। 73% रुपये को डिवैल्यू करने की जिम्मेदारी हुकूमत की थी, इनको सोच समझ के करना चाहिए था। और ये शुक्र करें कि ये PMLN की गवर्नमेंट के बाद आए हैं, वरना तो LNG का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता ही ना, और अभी जो इस मुल्क में जो थोड़ी गैस है वो भी ना होती। अगर हम 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट ना लगा के जाते तो आज बिजली भी ना होती। ये नहीं बताते, क्या कहते हैं, हम 1700 किलोमीटर की मोटरवे ना बना के जाते तो मोटरवेज भी नहीं होनी थी। हमने तो जो पैसा हमारे पास था, जो हमने कर्जे भी लिए, हमने उसके प्रोजेक्ट लगा के दिखाए कि देखें जी ये मोटरवेज हैं, ये नीलम झेलम डैम है, ये गाजी बरोथा डैम है, ये जो है ये बाकी प्रोजेक्ट्स है, पावर प्लांट जो हमने लगाए LNG के, वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। आप बताएं, आपने इतने कर्जे लिए हैं, कर्जे डबल हो गए हैं मुल्क के, आप बताएं वो ये कैसी ईमानदारी है कि कर्जा डबल हो गया है, लोग भूखे मर रहे हैं, प्रोजेक्ट दिखाने को कोई नहीं है। ये इस ईमानदारी का आप मुझे बताएं हम क्या करें। और फिर आप ये कहते हैं कोविड आ गया, क्या पर हमारे दौर में वॉर ऑन टेरर नहीं थी? क्या पाकिस्तान में धमाके नहीं होते थे? हम आगे टीवी पे बोलते थे कि जी धमाके हो रहे हैं, मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, इसलिए जो है वो महंगाई है। हमने जो हालात थे उन्हीं के अंदर जो है वो बेहतरी लेके आए। पीपल पार्टी के दौर में फ्लड आया था पाकिस्तान की हिस्ट्री का 2010 में बहुत बड़ा। ये थोड़ी होता है हर हुकूमत को कुछ ना कुछ मिलता है मसला, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, आप पिछली हुकूमतों के ऊपर आपने सारा मसला हल कर दिया। आपने कहा इनकी गवर्नेंस इस काबिल नहीं कि वोट ले सके, क़यादत आपकी इस काबिल है कि वो नाअहल होने के बावजूद वापस आके, ये तो सर बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। देखिए 2-3 बातें। एक तो हमारी हुकूमत ने कोई नए कर्जे अपने लिए, अपनी हुकूमत के लिए नहीं लिए। इनके कर्जे वापस करने के लिए कर्जे बिल्कुल लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि $11 अरब हर साल वापस लेने, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं हमने सड़कें बनाई। इन्होंने अपने 5 सालों में, नून लीग ने 5 सालों में, और इस पे मैं मलिक अहमद साहब से खाना जीत चुका हूं, और मैंने कसूर जाके खाना खाना है, मैंने और वसीम बदामी साहब ने। अच्छा। एक शर्त लगी थी उनसे। 682 किलोमीटर इन्होंने 5 सालों में रोड्स बनाए। हमने अभी तक पहले 3 सालों में 2300 किलोमीटर रोड बना दिए। अब मसला क्या उन रोड्स में? उन रोड्स में मसला ये कि सबसे ज़्यादा रोड उनमें से बलूचिस्तान में बने हैं हमने, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बलूचिस्तान पीछे रह गया था।
वो भी मुल्क का हिस्सा है, उसको साथ रखना इनके है। पंजाब में बन गए इन होंगे। जहाँ भी बने, मैं ये नहीं, ये इन्होंने भी ठीक बनाए, पाकिस्तान में बनाए, इस पर तो क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। ना हमने गलत किया बलोचिस्तान बना के, ना बिल्कुल इन्होंने ठीक। पंजाब करके किया। लेकिन सिर्फ मैं बता दूं कि सब, क्योंकि एक तो बलोचिस्तान का रकबा बहुत ज़्यादा है और रोड ने तो हर जगह पे रकबे के लिहाज से, लंबाई के लिहाज से उस पर कॉस्ट आनी है, टेरेन के लिहाज से वो बड़ी मुश्किल है वहाँ पे टेरेन वैसे भी। उसके बाद जो हमने रोड बनाए, सब कुछ महंगा होने के बावजूद इनके रोड से 50% सस्ते हैं। कोई 30% सस्ता है, कोई 40, कोई 50%। तो एक तो इनको ये भी जवाब देना पड़ना है कि इतना ज्यादा माल क्यों खाते थे सड़कें बनाने में, क्योंकि उस जमाने से आज के जमाने महंगाई हुई। खुद ही दूसरा अभी आपको बता ये रहे खतरा है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे जो वो कॉन्फिडेंस मैं जवाब देता हूं। देखिए ना, अभी ये कह रहे थे रुपया डिवैल्यू हुआ, सारी बातें बता रहे हैं, ये बता रहे मईशत बड़ी गलत है। जब ये गए थे तो 20 अरब डॉलर का जो था वो आपके करंट अकाउंट डेफिसिट था। उस टाइम जो हमारे पास रिजर्व्स थे वो 7.25 अरब के थे। आज रिजर्व पाकिस्तान के हाईएस्ट है 20 अरब के। आज आपका करंट अकाउंट डेफिसिट उससे आधा है, आधे से भी कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इकोनॉमी हमारी बुरी है तो इनकी तो शदीद तरीन बुरी थी जब ये छोड़ के गए थे, उसमें तो इन्हें सजा होनी चाहिए अगर आज बुरी कह रहे हैं। अब मैं आता हूं इस सिमत में, मैंने आपको बताया कि सड़कें हमने 2300 बनाई, इन्होंने 5 सालों में 682 बनाई हमने। और इसके ऊपर मैं चैलेंज देता हूं इन्हें, 2300 आपने किस तरह बना ली 2300 तीन सालों में हमने कंप्लीट कर दी। और इस पर मैं चैलेंज देता हूं इन्हें, जो जुर्माना आप मुझे डालेंगे मैं लूंगा। ये आ जाएं, आप शो करें आके, हमारी मिनिस्ट्री से, कम्युनिकेशन से फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, थर्ड पर्सन बीच में बैठा लें, अगर मैं गलत हूं मुराद सईद बैठेंगे, जो जुर्माना आप डालेंगे मैं लूंगा। डन हो गया। अच्छा, अब अगली बात कर लेते हैं। अगली बात इन्होंने कही नवाज शरीफ साहब की कि देखें वो अभी ये केपी में इलेक्शन में हम जीत गए तो हम हार गए तो फलां हो गया, तो अब हम नवाज शरीफ, ये है तरीका पाकिस्तान की सियासत का। ये काम इन्होंने जरदारी साहब से सीखा। केसेस को लंबा करो, पॉलिटिकल हालात चेंज हो, पॉलिटिकल हालात चेंज हो तो उसमें से फेवर। हालात चेंज हो रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं ये इनका तरीका। इनको एक बात नहीं पता, एक फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जिसको इमरान खान कहते हैं। वो वजीर आजम के तौर पे बैठा होगा या अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठा होगा, दोनों सूरतों में आपको एनआरओ नहीं लेने देगा। एनआरओ पता कब होता है? वो फिर बुरी सी मिसाल है, जब एक जानवर है, जब वो चोरों से मिल जाता है, मैं वो नाम नहीं लेता, चलो, तो जब वो चोरों से मिलता है तो तब मीन सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो तब एनआरओ होता है और शांति हो जाती है कि इस पे कोई बात नहीं करनी। नहीं, वो कह रहे हैं केसेस जीतेंगे भाई, नहीं केसेस हालात न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ओहो, कुछ चीज़ों में सजा हो चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वो केसेस क्या जीतते हैं? उसमें सादा बात है, रसीदें दे दें। ये कहते हैं हमारे एटीएम कतरी थे, ये सुप्रीम कोर्ट में लिख के देते हैं कि जी हमारे एटीएम कतरी थे, कतरियों ने हमें गिफ्ट में ये अपार्टमेंट दे दिए। भाई हमें बता दें, अरबों रुपए के अपार्टमेंट आपने कौन सी ऐसी सर्विसेज कतरियों को दी थी? क्या उनकी खिदमत हमने थी? पैसे भेजे थे। नहीं, वो तो बता दें कहां भेजे थे। चले ये कर दें, आपने जो कतर पैसे भेजे थे उसकी रसीदें दे दें, आगे कतर से लंदन की दे दें, तो आप सजाएं तो अभी खत्म हो जाएंगी। आपको इंतजार करने की क्या जरूरत है? रसीदें दे दें, बताएं वो अपार्टमेंट कहां से लिए थे। आपके एटीएम्स ने आपको जो कतरी आपने लिख के कहा कि कतरी हमारे एटीएम है, उनका आप बता दें कि कहां से थे, तो आपकी उसी टाइम खत्म हो जाएंगी। शहबाज शरीफ साहब ने एक चपरासी मकसूद जिसकी 9000 तनख्वाह है, वैसे हमें ड्राइवर नहीं मिलता 9000 रुपए में, और इनको क्लर्क मिल रहा है 9000 में, 10000 में, इनसे कहां से लेते हैं? हाँ। एक क्लर्क की रमजान शुगर मिल में तनख्वाह 31000 है और एक क्लर्क की 9000 है। ये भी समझ नहीं आई कि दोनों क्लर्कों में कोई एक कोई फ्रेंच क्लर्क था और एक कोई शायद देसी क्लर्क था बेचारा। इन्होंने एक अकाउंट में 4-4 अरब रुपया गया जिस बंदे की तनख्वाह 9000 है। अब हम क्या कहते हैं आपके लिए कि जी ये अकाउंट नंबर है, ये चपरासी है, ये क्लर्क है, इसके अकाउंट में 4 अरब गया है। अब दो तरीके हैं आपके पास एज अ सहाफ़ी या अफनान भाई के पास, ये कहें गिल साहब ये अकाउंट जाली है, ये ट्रांजैक्शन जाली है, आप झूठ बोल रहे हैं, चैलेंज करें सबूतों को। अगर वो सबूत गलत है तो हमें शर्मिंदगी होगी, शहजाद अकबर को होगी, हमें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अगर वो सबूत दुरुस्त है तो जवाब अब इनको देना है कि वो 17,000 जाली ट्रांजैक्शन जो हुई हैं, वो जो 4-4 अरब गया वो कहां से आया? आपकी सारी जो है यूएसपी वो यही है कि इनकी क़यादत मुकाबले पे आपके लिए आएगी तो आप जीत जाएंगे, या अपनी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं, देखिए हमारी परफॉर्मेंस पे आते हैं। अभी आपको कहा सड़कों का नंबर दिया, हेल्थ कार्ड आएगा, वो गेम चेंजर है। हर गरीब आदमी को, हर पंजाब के घर को, आपको भी, शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम साहबा को भी मिलेगा जी। हर शख्स को 10 लाख रुपया जो है वो इलाज का फ्री मिल रहा है। कितना? 10 लाख रुपया इलाज का फ्री मिल रहा है। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा मैं क्विकली आपको बता दूं। हेल्थ कार्ड आएगा आपका चीचा वतनी, गोजरा, कमालिया, इन छोटे शहरों में जहां
गांव की और शहर की मिलके 5 लाख आबादी है। आप 10 लाख से ज़रब देंगे, नजर आएगा 70-80 करोड़ रुपया यहां पड़ा है खर्च करने वाला, और वो गवर्नमेंट ने पैसा दिया हुआ है, लोगों ने खर्च भी करना है। तो डिमांड इज देयर, सप्लाई की जरूरत है। इस तरह के हॉस्पिटल्स वहां खुलेंगे जैसे आप अमेरिका में देखते हैं। तो आप कह रहे हैं ये गेम चेंजर होगा सैटेलाइट वोटिंग हॉस्पिटल। बिहेवियर तो अगले में, 5-6 सालों में एक तो हेल्थ में गेम चेंज हो जाएगी, लोगों को 30% हम चीजें कम दे रहे हैं। इन्होंने अपने 10 सालों में शहबाज शरीफ ने 1560 स्कूल अपग्रेड किए थे। इनका दौर अब डिस्कस नहीं है, वाम ने कहा आपका दौर वो आप कर लें, लेकिन वोटिंग में ये नहीं होना। ब्रेक लूंगा जी मैं हमारे लिए। जी वेरी वार्म वेलकम बैक टू शो। भट्टी साहब, बल्दियाती इलेक्शन ऑपोजिशन जीत रही है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन के पास क़यादत भी कोई नहीं है। अफरान साहब कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे, क़यादत है कोई नहीं। किस तरह आप वेटेज देते हैं अगले इलेक्शन को मौजूदा हालात के पस मंजर में? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो शहबाज गिल साहब ने गैस का जिक्र किया, मैं तो उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने हमारे घरों में गैस कनेक्शन दिए। दुनिया में कहीं भी गैस घरों में कनेक्शन नहीं दिए जाते। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ और आज हम इस सतह पर पहुँचे हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत का जो LNG है, LNG वाला मामला, वो एक अलहदा बात है। दूसरी बात, भाईजान कैमरून मेंटर एक साबका सफ़ीर होता था, उसने कांग्रेस में कहा है, इतना क्रेडिट तो इस हुकूमत को जो फंसी हुई है मुख्तलिफ उसको देना पड़ेगा, कि उसने कहा है कि अब हम डू मोर की पोजीशन में नहीं हैं। ये कांग्रेस में उसने मुबाहिसे के दौरान कहा, और उस डू मोर की पोजीशन में ना होने की सज़ा भी हमें मिल रही है। FATF, IMF, अफ़गान फाल और सऊदी अरब पैसा देता है तो उस पर भी इतना बड़ा सूद, और बाकी मुल्क CPEC वगैरह वगैरह वो भी है। और सिवाय तुर्की के बाकी सारी एजेंसियों के, सारे मुल्कों की एजेंसियां किसी न किसी सूरत में हमारे मुल्क में ऑपरेट कर रही हैं, उसका भी एक खुमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब आ जाएगी इस पे, नवाज शरीफ साहब इखलाकी तौर पर जो कुछ कर रहे हैं वो करना नहीं चाहिए। कई मरतबा मैं बहुत थोड़ी बात करूंगा क्योंकि इस पे हम इतनी मरतबा बात कर चुके हैं। वो इलाज करवाने गए थे, इंसानी और तिब्बी बुनियादों की और रहम की अपील, रहम पर, और वो 8 हफ्तों के लिए गए थे, और अब वो सियासत कर रहे हैं, उसी हुकूमत की जड़ें काट रहे हैं जिसने रैंप की बुनियाद पर उनको भेजा था, और वो खुश नसीब आदमी है कि वो गए। शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बड़ा मजबूत केस है, TTs का और बाकी सारा का भी, जो 16 अरब आया है, और जो इसमें सारा आया जिसमें 100 गवाह और 7 वालियम 4000 सफ़ात और पता नहीं 2.5 नोबी धोबी नाई पता नहीं क्या क्या वो छोड़े। इसके अलावा मरीम नवाज साहब नायल हैं, इसके अलावा जरदारी साहब के 25 वालियम्स हैं। लेकिन ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, शहबाज गिल साहब भी जानते हैं, अफनान भाई भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये मुल्क है ताकतवर और पैसे वाले का, नंबर 1। नंबर 2, इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ ख़त्म हो चुका है, और स्पेशली ताकतवर के लिए और जो पैसे वाला है उसके लिए वो ज़मानती में चल के ना भी जमा करवाए तो ज़मानत हो जाती है। अदालत कहती है कि इनको पकड़ना हो तो 10 दिन पहले बताइएगा कि आपकी तबाह माइले बेकर्म है कि हम आपको गिरफ्तार कर लें, और छुट्टी वाले दिन भी इंसाफ मिल जाता है। और हमारे जो गरीब हैं, वो पान फरोश हो तो 6 दिन की जेल और 6 साल वो अंदर पड़ा रहता है। मुर्गी चोर तो रूल ऑफ लॉ तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ना इस दौर में भी भट्टी साहब, और धनिया चोर जो है वो उसकी सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत होती है। और ये केस, आखिरी बात जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये केस जब बनाए जाते हैं, बनते हैं, कई इसमें मशकूक केस भी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ राना सनाउल्लाह का मशकूक केस है, मैं अक्सर कहता हूँ एहसन इकबाल साहब वाला मशकूक केस है, इसी तरह। लेकिन कई असली केस हैं जो डॉक्यूमेंटेड केस हैं। तो अब ये जो केस बनाए जाते हैं, जब इनका कोई मंतकी अंजाम आने लगता है, कोई चोर दरवाज़ा खुल जाता है, कोई ढीले कुछ ना कुछ ऐसा जमा तफरीक होता है कि ये सारे के सारे, सर आपका ये पॉइंट आ गया, जाते हैं और अफरान साहब को भी लेना है, बिल्कुल ठीक है, इत्साब गाली बन जाता है। अफरान साहब, जो भट्टी साहब कह रहे हैं और ये जो शहबाज गिल साहब ने भी कहा है, आपके ज़हन में कोई डील तो नहीं चल रही? क्योंकि आपको बहुत सबसे बड़ा जो बहरान है वो क़यादत का है, और ऑब्वियसली चले अब तो हमजा शहबाज भी बाहर है, शहबाज शरीफ बाहर आ गए, दोनों अंदर चले गए, तो आप बल्दियाती इलेक्शन में जीत सकेंगे, चाहे इनकी परफॉर्मेंस जितनी भी पुअर क्यों ना हो। जनरल इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है। देखिए, अगर तो मीडिया ट्रायल के हद तक देखा जाए तो मतलब कि हमारी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, इस करप्शन के मामलात को उजागर किया जाता है और उसके तहत बहुत सारी बात की जाती है। लेकिन अगर उसका हकीकत में ऑन द ग्राउंड देखा जाए तो आप देखते हैं कि जजेस को ये मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। जजेस को मैनिपुलेट किया गया, जज अरशद मलिक ने क्या किया, जज शमीम राना साहब ने क्या कहा, जस्टिस सिद्दीकी साहब ने क्या कहा। तो ये जो है, ये अगर मीडिया ट्रायल के हद तक करना है तो जी वो पापड़ वाले फलाने वाले, अब मैं भी कह दूं जी अलीमा बाजी की पापड़ वाला ही होगा जिसने उनकी भी टीटियाँ लगाई थी फिर।
या जो बाकी हैं कहते हैं मौसूफ, जिनकी बाहर जायदादें इतनी सारी हैं, जो इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट बैठे हुए हैं, उनकी भी फिर टीटीआई लगी हो, अभी भी टीटीआई लगा रहे होंगे फिर बैठ के, उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और मुझे आप ये बात बताएं कि अगर इतना ही ओपन एंड शट केस था तो फिर क्यों जजेस को मैनिपुलेट किया? बात बड़ी सीधी सी है कि अगर मामला इतना ही सीधा था तो फिर उनको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर मेरे भाई ने ये कहा कि जी हमने बहुत ज़्यादा रोड बनाई है। अब ये पता नहीं इन्होंने रोड कहाँ पे बनाई है। ये ज़रूर हुआ है कि जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जिनके हम फाइनेंशियल क्लोज करके गए थे, जो सीपैक के अंडर आते थे, वो कुछ प्रोजेक्ट जो थे वो पूरे नहीं हुए थे, तो शायद उनकी जो रोड बाद में कंप्लीट हुई है उनको अपने खाते में डाल रहे हैं। हो सकता है वो हो जाए, लेकिन एक पोर्शन हम छोड़ के गए थे सक्कर हैदराबाद का, जो हमने जिसका फाइनेंशियल क्लोज नहीं किया था, वो अल्लाह के फजल से चौथा साल है, अभी तक नहीं बनना शुरू हुआ। आप हर साल ऐलान कर देते हैं, लेकिन वो मोटरवे का एक पोर्शन अभी तक ना उस पे सिविल वर्क। लेकिन मेरे भाई इफरान भाई, बात ये कि आपको हुकूमत एनआरओ दे नहीं रही, तो आपके ज़हन में है क्या? क़यादत किस तरह अहल होकर लड़ेगी इलेक्शन? क़यादत तो है कोई नहीं आपके मैदान में। देखें क्यों नहीं है, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, शहबाज साहब हैं, हमजा साहब वो तो कन्विक्ट है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान आ जाएंगे। हाँ जी, नहीं हमारी कैंपेन तो रन कर सकते हैं ना, क्या कहते हैं, और उनका केस चल रहा है। लेकिन लोग जब वोट डालते हैं तो वो देखते हैं ना लीडर कौन है, किसको कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा आपकी तरफ से। नहीं तो लीडर देखें ना, मैं नहीं देखें शहबाज साहब तो जो है वो तो उन पे तो कुछ नहीं है ना इस वक्त। शहबाज साहब हैं, हमजा साहब हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं है। मरियम के ऊपर भी जो केस है वो खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें एनआरओ वाली बात वो लोग कर रहे हैं जो कहते थे कि परवेज इलाही साहब पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, आज वो किसके साथ बैठे हुए, जो एमकेएम के बारे में कहते थे कि ये जो है कातिल हैं, ये करते, ये उनके साथ कौन बैठा हुआ है आज। तो ये बातें करना, देखें ये बातें करना बड़ा आसान है। सर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। प्रोग्राम के आखिरी इस पार्ट के आखिरी हिस्से में जा रहा हूं मैं। जी बताएं। मैं बस एंड कर रहा हूँ। नेशनल क्राइम एजेंसी ने 3 मुल्कों में जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दी। नेशनल क्राइम एजेंसी जी है ना, मेरी तो शहबाज गिल साहब की मुश्तरका छेड़ है, तो जिन्हों ने उधरों खबर दी वो है ही नहीं इस वेले, इसलिए छो सर। पॉइंट सिर्फ शहबाज भाई ये है, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आपको लगता है केपी वाले से यहाँ तो और बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है यार इनका। खानेवाल में अभी आप रिसेंटली हारे हैं, आपने हालांकि स्विच हो गया कैंडिडेट, जहाँ डहा साहब कितने उन्होंने आपको सपोर्ट की, फॉरवर्ड ग्रुप में चले गए, फिर भी नून लीग जीत गई। तो पंजाब में इलेक्शन करवाने की हिम्मत है आप में इस रिजल्ट के बाद? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि हर इलेक्शन में हम अपनी पार्टी के बारे में ये समझते हैं कि हमारा जो वर्कर है वो इमरान खान के नज़रिए से नहीं हटता और वो वही वोट करता है। ये इसमें तो नहीं किया केपी में, मैं बताने लगा हूँ। इसमें भी किया। भट्टी साहब ने बड़े ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया कि अक्सर जगहों पे पीटीआई वर्सेस पीटीआई लड़ रही थी, वोट एक दूसरे का तकसीम किया और तीसरा बंदा जीत गया। मैनेजमेंट पुअर होगी ना फिर टिकटें में, वही पार्टी की जिम्मेदारी। उसकी वजह ये, जब आप गवर्नमेंट में होते हैं और आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपकी बल्दियाती होगा तो ज्यादा लोग आप, बट एंड मौलाना जीते हैं वहां से। अभी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी तक जब पूरा इलेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि पीटीआई एक सिंगल मेजॉरिटी पार्टी वहां से आएगी सारे इलेक्शन में से। अभी रिजल्ट सारे रहते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि इन्होंने देख लें तमाम बातों के जवाब दिए। ये नहीं बताया कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा ऐसे तो उसके भी लगते भाई, जिस फॉर एग्जांपल ये कहते हैं मेरी बाहर प्रॉपर्टी है, मैं भी टीटियां लगाता हूँ, तो ले आए सबूत, जैसे हम ले आए, सबूत दे दें, हमें भी जवाब देना पड़ेगा। अभी जस्टिस वजीर साहब ने एक बयान दिया तो क्या तरीन साहब का नहीं आया फॉरेन डिनाइल के ये नहीं हुआ, वो तो आ गया। तो कहने की बात ये कि जब आप सबूत देंगे ना तो उसका जवाब आएगा। सर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होंगे? इनके ऊपर और बहुत सारी चीजें आ जाएंगी अगले 1 साल के अंदर। अच्छा। बहुत सारी चीजें इन्होंने की हुई हैं, बदनवानियां, उनके बहुत सारे सबूत। ये आपको पहले पता है? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अनर्थ हो रहे हैं, लोग दे रहे हैं सबूत इनकी बहुत सारी की हुई करप्शन। वो किसके खिलाफ होगी? शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और जो लोग इनके ऑलरेडी, मरियम और नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी मुजरिम हैं, उन्हें सजाएं हो चुकी, वो तो साइड पे हो गए। अब ये 2 इनसे पूछा कि ये चपड़ासियों के क्लर्कों के अकाउंट में अरबों रुपए कहाँ गए, बता दें, रसीदें दे दें, शौक से इलेक्शन लड़ें, लीडरशिप करें। पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन पोस्टपोन तो नहीं होगा ना? पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन पाकिस्तानी अवाम इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं चौथी दफा सवाल पूछ रहा हूँ, पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन पोस्टपोन तो नहीं होगा? नहीं, क्यों होगा पोस्टपोन? रिजल्ट्स देख के। और नहीं, इससे क्या, आप मुझे बताइए पहले किसी हुकूमत ने वो करवाया जो काम हमने? ये तो आपने करवाया, लेकिन आप हार गए। हमने हारे या जीते, हम हमेशा असूल की बात करें। असूल की बात करें। असूल की बात में आप हमें क्रेडिट देते हैं कि मैं दे के एक असूल पे ब्रेक,
फेयर एंड फ्री हाँ, free इलेक्शन and fair। हुआ अब तो opposition फिर मान रही है। ये क्रेडिट दे देना। ये मैं तो आज- ये बहादुर फैसले सिर्फ ये मैं इमरान मंडे खान वाले कर- शो में भी दे चुका हूँ credit ये आपको। बहादुर फैसले जो जुमेरात में भी दे दियो, सिर्फ न्याज थोड़ी करनी है चलो जी, जुमेरात डबल में। ले लो। ब्रेक लूंगा जी मैं इस हमारे पे। लिए। व्यूअर्स, जा तो मैं रहा हूँ छुट्टियों पे, आपसे इंशाल्लाह फिर भी लंदन से भी मुलाकात रहेगी इस प्रोग्राम के तवस्सुस से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मैं जिन लोगों से वहाँ मिलूंगा आपको आके बताऊंगा भी, खासतौर पे नवाज शरीफ साहब से। बिल्कुल जी, इससे पहले कि ये मेरी कोई ऑडियो वीडियो उनके साथ लीक करें, मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ कि वो एक लीडर है, उनसे सारी दुनिया मिलती है। मैंने भी जाके पता करना है उनके हालात क्या है, ताकि चले कन्विक्टेड मान लें। वो तो फिर नेल्सन मंडेला भी कन्विक्टेड थे यार इतने साल तक। नहीं नेल्सन तो मंडेला मैं इन आगे कामों में फीडबैक दूंगा कि उनकी सेहत ठीक है या सब। नेल्सन मंडेला बेचारा आज़ादी की लड़ाई में था, ये वो अपनी आज़ादी की लड़ाई में यार, कतरी खतों की लड़ाई में है सर। व्यूअर्स, नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत। दुनिया खबर की दुनिया।